हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के मॉडल प्रश्न पत्र प्रारूप, जिसमें से सेट वाइज इसमें दिया गया है ना, सभी चैप्टर को और सभी विषयों को, यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत। लेकिन आप लोग को संस्कृत का एग्जाम नहीं होता है, तो बाकी सभी विषयों का MCQ दिया गया है। तो आप लोग कीजिएगा क्या, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये क्योंकि साइंस के हम लेकर आए हैं, अब उस भी सेट नंबर 1 ये साइंस का है, ठीक ना। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि आप लोग का एग्जाम होगा सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केवल होगा, जिसमें 40 पूर्णांक होगा। इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिया गया, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एग्जाम में, ठीक ना। इसमें 40 नंबर आप लोग को पूछा जाएगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है, आप नहीं भी देंगे तो कोई जरूरी उतना नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना पड़ता है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटा नहीं जाता है। ये तो आपका सामान्य निर्देश हो गया। आप लोग का समय 1.5 घंटा का रहता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन इसमें पूछा क्या गया है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सही है। देखिए यहाँ पर 4 गो समीकरण दिया गया। ये चारों समीकरण क्या हुआ, गति के समीकरण से लिया गया है, ठीक है। अगर साइंस को गहराई से पढ़ेंगे तो गति के यहाँ 3 गो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण कहता है कि v बराबर u प्लस AT। दूसरा समीकरण कहता है कि s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब 1/2 AT स्क्वायर। तीसरा समीकरण कहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। तो आपको गहराई से पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। तो इसमें गति के दूसरा समीकरण से सवाल पूछा है। तो ये दूसरा समीकरण क्या बोलता है, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। ध्यान से देखिए, इसमें s बराबर UT नहीं दिया, ठीक ना, तो ये भी सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि वेग का SI मात्रक क्या होता है। आप लोग का SI मात्रक का एक सेपरेट वीडियो आप लोग को बना देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से आप 1 मार्क्स आसानी से उठा लेंगे, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 25 या 20 को क्वेश्चन SI मात्रक से लेंगे आप लोग को, ठीक ना। तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको याद रख लीजिएगा कि वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। जो वेग का SI मात्रक होता है वो चाल का SI मात्रक भी होता है, ठीक ना। चाल का भी SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर जो होता है विस्थापन का SI मात्रक और दूरी का मात्रक होता है, और सेकेंड जो होता है समय का SI मात्रक होता है, ठीक है, और आवर्तकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, किसका जड़त्व अधिक है। तो जो ज़्यादा भारी रहेगा उसका जड़त्व ज़्यादा रहेगा, यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा वह उसका जड़त्व ज़्यादा रहेगा। तो साइकिल का द्रव्यमान कम है, कार का द्रव्यमान भी कम है, किसकी अपेक्षा, बस की अपेक्षा। और बस का भी द्रव्यमान कम है, किसकी अपेक्षा, रेलगाड़ी की अपेक्षा। तो इसका जड़त्व किसका अधिक हो जाएगा, रेलगाड़ी का, ठीक ना, क्योंकि ये रेलगाड़ी का द्रव्यमान अधिक ज़्यादा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब वस्तु का त्वरण ज्ञात कैसे करेंगे। इसमें त्वरण का मतलब क्या होता है, ए मतलब एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है बल बराबर, क्योंकि इसमें बल दिया है ना, तो बल बराबर फॉर्मूला होता है, यानी F बराबर फॉर्मूला होता है ma। एक फॉर्मूला ही होता है F बराबर ma। तो F का मान कितना मिला है, F का मान आपको मिला है, F मतलब फोर्स मतलब बल दिया है 30 न्यूटन, ठीक है, बराबर M मतलब मास कितना दिया है 5। A मतलब त्वरण तो आपको पूछा है, तो त्वरण में खाली घर का खाली घर रहने दीजिएगा। अगर आप यहाँ से त्वरण का मान निकालते हैं तो ये 5000 गुना में, तो बराबर की तरह के भागा में हो जाएगा, और काटेंगे तो कितना निकलेगा 6। तो यानी त्वरण का मान कितना निकल गया 6। और त्वरण का ऐसा मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए आप लोग। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु, ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका वेग v है, तो उसका संवेग क्या होगा। तो देखिए इसमें संवेग बराबर एक फार्मूला होता है। संवेग बराबर आपको याद रखना पड़ेगा कि संवेग मतलब मोमेंटम, जिसे पी सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mv। क्या होता है mv, यानी मास गुना वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास गुना वेग, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि द्रव्यमान दिया है m और वेग दिया है v, दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा mv, संवेग बराबर mv।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर कि जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब भी कोई दो वस्तु है एक दूसरे की ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब ये जो पिंड ए है पिंड बी को अपनी ओर खींच रहा है और पिंड बी जो है पिंड ए को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। तो इस ऐसा बल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल नहीं कहते हैं, ठीक है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 70 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? देखिए द्रव्यमान यानी मास दिया कितना है? 70 केजी दिया है। अब इसका चंद्रमा पर भार पूछा है तो भार का फॉर्मूला क्या होता है? तो W बराबर फॉर्मूला होता है mg। क्या होता है? mg यानी मास गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो चलिए मास का मान कितना दिया है? 70 और ये g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको अभी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं। 7 × 56 के 6, 7 9 63 और 5 68 और यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट। अब चंद्रमा पर भार पूछा है तो इसे 1/6 से क्या करें? गुना। तो इसको काटिए 6 एकम 6, फिर कटेगा 6 एकम 6, यहाँ 8 में 6 गया तो 2 बचा, 26 बना दिया, 6 चौक 24, 2 बचा 0.18 यानी 114.3 न्यूटन निकल गया। भार कैसा मात्रक न्यूटन होता है? तो 114.3 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में। तो कीजिएगा क्या? सबसे पहले आप लोग फार्मूला को याद रख लीजिएगा, ठीक ना। फार्मूला आप लोग याद रखने नहीं पाएंगे फिर आपको बनेगा नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना होता है? तो उसका 1/6 गुना होता है जो कि अभी आप लोग को हम बताएंगे, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6 गुना। अगला क्वेश्चन है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल विस्थापन गुणनफल को कार्य कहते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p दिया है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग p²/2m। इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? p²/2m सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि तरंगे किसका स्थानांतरित करती है? तो कोई भी तरंग होता है तो किस चीज़ का स्थानांतरित करता है? द्रव्यमान का करता है या तरंगधैर्घ्य का करता है या वेग का करता है या ऊर्जा? तो कोई भी ऊर्जा होता है उसका एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करता है तरंगधैर्घ्य, ठीक है, सॉरी तरंग। 13वां नंबर का क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे होती है तो ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है या अनुदैर्घ्य तरंगे होती है या इनमें से दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि तरंगे जो होता है अनुप्रस्थ तरंगे होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? आपको यहाँ पर छांटने के लिए कहा गया है कौन सा पदार्थ है। विचार आपका पदार्थ नहीं। पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान होता है, ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ कहते हैं। तो देखिए विचार का ना कोई स्थान घेर रहा है ना इसका कोई द्रव्यमान है। शीत भी नहीं होगा क्योंकि इसका कोई स्थान नहीं है और कोई द्रव्यमान घेरता नहीं। स्नेह का मतलब होता है प्यार, इसमें भी नहीं होगा। शीतल पेय मतलब पीने वाला पदार्थ, तो ये क्या हो जाएगा? पीने वाला पदार्थ क्या है? ये एक पदार्थ हो जाएगा शीतल पेय। नेक्स्ट पूछा गया कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है तो चैप्टर नंबर 1 के से पूछा गया है। एक फार्मूला आपको याद रखिएगा K = C + 273, ठीक है। तो इसमें C का मान यानी सेल्सियस का मान कितना दिया है? 25। तो 25 में 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, उसके बाद 7 और 2 9, उसके बाद 2 का 2, तो K का मान कितना निकल गया? 298 K। 298 के आपका 3 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो गैस के कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, ठीक ना। सबसे अधिक किस में होगा? ठोस में होगा। नेक्स्ट है कि आयोडीन और साधारण नमक पृथक किए जा सकते हैं। आयोडीन को और साधारण नमक को किससे पृथक किया जा सकता है? आसवन विधि से या ऊर्ध्वपातन विधि से या अपकेंद्रण विधि से या वाष्पन विधि से? तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जा सकता है आयोडीन और साधारण नमक को।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विषमांगी है, तो आपको याद होना चाहिए समांगी और विषमांगी मतलब दोनों एक समान मिलेगा नहीं, तो सोडा जल तो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिरका भी मिल जाएगा, वायु भी घुल जाएगा, तो लकड़ी नहीं मिलेगा, तो लकड़ी क्या है, विषमांगी है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, मतलब क्या हुआ, अगर कोई चीज़ गैस में है और वह द्रव में बदल रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संघनन कहते हैं। जैसे पानी आता है तो बादल लगभग गैस में होता है और यह पानी के रूप में बरसने लगता है, तो यह संघनन की क्रिया है, यानी पानी आना संघनन की क्रिया है। नेक्स्ट है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। हाइड्रोजन के यहाँ पर इसका संयोजकता 1, ऑक्सीजन का संयोजकता 2। जब इसको 3 गुना करते हैं तो H को 2 से गुना करते हैं तो H2 बनाता है, O को 1 से गुना करते हैं तो O1 बनाता है। तो H2O ये एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं जल का सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, किस यौगिक की परमाणुकता 5 है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पहला ऑप्शन है NH3, तो यहाँ N में एगो परमाणु है और H में 3 गो, तो हो गया 4 गो परमाणु। क्वेश्चन में पूछा है कि परमाणुकता 5 है, ठीक है, तो कौन से वाला में, देखिए कार्बन और डाइऑक्साइड में कितना है, कार्बन का एगो, ऑक्सीजन का 2 गो, तो इसका परमाणुकता 3 है। इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम में एगो संयुक्ता और कार्बन में एगो 2 गो हो गया और ऑक्सीजन में 3 गो, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट में 5 गो परमाणुकता है। 22वां नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, यानी P का मान कितना है 11, 12 न्यूट्रॉन है, यानी N का मान कितना है 12। तो पूछा है तत्व का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या मतलब क्या होता है, उसमें मास, शॉर्टकट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा मास, ठीक ना। तो तत्व का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान। तो 11 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, तो तत्व का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 23। और वह कौन सा तत्व होगा, तो अगर कौन सा तत्व बोलेगा तो वह हो जाएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम का ही क्या होता है द्रव्यमान 23 होता है। नेक्स्ट है 23वां नंबर, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही डिटेल से समझाइए, जिसका वीडियो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आप लोग को आ जाएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 1, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 1, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 8 1 इसका परमाणु संख्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो 2 8 1 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में नहीं, ये ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है, मतलब कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा। अब संयोजकता भी हम उसी वाला में हम बताए थे, है ना, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए 16 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 6। संयोजकता क्या होता है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब यहाँ 6 गो इलेक्ट्रॉन है तो इसका और 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक ना। तो क्या करेंगे, अंतिम कक्षा में जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसे 8 में से घटा देते हैं, 8 में से 6 घटाएं कितना बचेगा 2, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। अभी पीछे क्वेश्चन बताएं तो परमाणु द्रव्यमान होगा, अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताए थे, यहाँ शायद ध्यान से देखिए, इसमें प्रोटॉन 11 गो था और न्यूट्रॉन 12 गो था, तो द्रव्यमान 23 निकला था। तो इसमें भी ध्यान से देखिए 18 और 17 जोड़ दो, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जोड़ दो, आपका द्रव्यमान निकल जाएगा, तो 35 आएगा, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 35। अगला है कि जीव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोई भी जीव का जो होता है शरीर के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम लोग कोशिका बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट है पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, हरित लवक को, ठीक है, तो हरित लवक आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट है तना के शीर्षस्थ भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है, उत्तक वाला चैप्टर से पूछा गया। कोई भी तना होता है उसके शीर्षस्थ भाग में आपका क्या बोलेंगे शीर्ष विभाज्य उत्तक पाया जाएगा, शीर्ष विभाज्य उत्तक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखीय पेशी है, तो ये जो पेशी जो है रेखीय पेशी हम लोग का ऐच्छिक है, क्योंकि ये पेशी हमारे इच्छा अनुसार काम करता है, ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है। देखिए जाइलम क्या करता है, कोई भी पेड़ पौधा जो होता है, ठीक ना, उसमें जल का संवहन करता है, और फ्लोएम भोजन को एक जगह से दूसरे जगह बांटती है। तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है संवहन का काम करती है, इसलिए यह संवहन उत्तक है। नेक्स्ट है पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति क्या होती है। तो जो पक्षी होता है और मेढक होता है, दोनों का रक्त अलग अलग होता है, यानी असमान होता है। अमीबा में के प्रचलन अंग का नाम बताइए। अमीबा चलता कैसे है, आपको पूछा गया है। तो अमीबा कुटपाथ की संरचना करके चलता है और ये भोजन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संक्रामक रोग है, तो हृदय रोग या कैंसर या कुष्ठ रोग या हैजा। संक्रामक रोग क्या होता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति से, मतलब एक रोग व्यक्ति से, ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति तक फैलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। तो इनमें संक्रामक रोग कौन है, हैजा है। हैजा क्या होता है, एक जगह दूसरे जगह फैल जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ के कारण होने वाले का रोग का नाम है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग का कौन कौन सा नाम है, हैजा है, पोलियो है, मलेरिया है या एड्स है। तो इसको याद रखिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया है, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है सोपा पे काम, सोपा पे काम, ठीक है। सोपा स से हो जाएगा सोने वाला बीमारी, प से हो जाएगा पायरिया, पे से पेचिस, क से कालाजार, म से मलेरिया। तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला ये 4-5 रोग याद रखिएगा। सोने वाला बीमारी, पायरिया, प से पेचिस, क से कालाजार और म से मलेरिया। नेक्स्ट है वायु द्वारा फैलने वाला एक रोग का नाम बताइए। तो कौन सा रोग है जो वायु द्वारा फैलता है, हैजा है, डायरिया है या एड्स है या टीबी है। तो वायु द्वारा फैलने वाला उस रोग का नाम क्या है आपका आपका सही आंसर टीवी, ट्यूबरक्लोसिस, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा प्राकृतिक संपदा नहीं है। खेत जो मानव बनाया है, ठीक है, कोयला मानव नहीं बनाया है, ये तो प्राकृतिक संपदा है। जल मानव नहीं बनाया, प्राकृतिक संपदा है। वायु मानव नहीं बनाया, प्राकृतिक संपदा है। खेत प्राकृतिक संपदा नहीं है क्योंकि ये मानव बनाया है। प्राकृतिक संपदा उसे कहते हैं जो प्रकृति द्वारा बना है। नेक्स्ट है ओजोन परत का ह्रास करने में उत्तरदायी रासायनिक कौन सा गैस है। तो कौन सा गैस के कारण जो हमारा पृथ्वी का जो वायुमंडल का जो परत है वो ह्रास हो रहा है। तो ऑक्साइड्स के कारण या क्लोराइड्स के कारण या कार्बोनेट्स के कारण या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग श्वेत क्रांति बोलते हैं, ठीक है। हरित क्रांति तो 1960-70 के दशक में आया था, जब इसमें गेहूं और चावल में बहुत अधिक मात्रा में खाद का उपयोग किया गया था। तो 40 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए, जो सेट नंबर 1 था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सेट नंबर 2 करवाएंगे और गणित वाला भी करवाएंगे, ठीक है, हिंदी वाला भी करवाएंगे आप लोग को, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र के 40 MCQ आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा आप लोग को अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आप हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर में बड़ों का इज्जत और छोटों को प्यार बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।